मैंने अपनी बड़ी बहन को अपनी खुशियों में कभी शामिल नहीं किया। मैं अपनी बहन को पसंद नहीं करता था। बचपन से ही मुझे उससे नफरत थी। मैंने उसे अपनी शादी पर भी नहीं बुलाया क्योंकि वो बहुत गरीब थी। उसका हुलिया देखकर मेरे अमीर ससुराल वाले मेरा मजाक बनाते, जिसमें मेरी बेइज्जती होती, और मैं अपनी बेइज्जती कभी भी बर्दाश्त नहीं करता था। मेरी शादी के दिन मेरी दीदी गेट पर आई तो मेरे घर के नौकरों ने उसे भीख मांगने वाली औरत समझकर घर से भगा दिया। अगली सुबह जब मैं अपनी शादी में जाने के लिए तैयार हो रहा था और मेरे घर के नौकरों ने मुझे मेरी बहन के बारे में बताया और साथ साथ एक छोटा सा सूटकेस भी मुझे लाकर दिया जो मेरी बहन दरवाजे पर छोड़ गई थी। मैंने उसे खोला तो उसमें मेरी माँ के गहने और एक लेटर रखा हुआ था, जिसे पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी बहन। बाहर बारिश हो रही थी। मेरी माँ बाहर छज्जे के नीचे बैठी बाहर के नज़ारे को घूर रही थी। पूरे घर में पकौड़े की खुशबू और चाय की महक ने फैलना शुरू कर दिया था। मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा था। उस समय मेरी उम्र 15 साल थी। दीदी जल्दी से एक प्लेट में गर्मा गर्म पकौड़े और एक कप चाय लेकर मेरे कमरे में आई थी और मुझे पढ़ाई करता हुआ देखकर मेरे सर पर हाथ फेरने लगी। कहने लगी, प्रताप, तुम पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे, बहुत कामयाब बनोगे। मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। मैंने एक झटके से उनका हाथ अपने सर से हटाया, मगर कहा कुछ भी नहीं। दीदी शायद मेरा इशारा नहीं समझी थी। मैं उनसे नाराज था। उन्होंने फिर से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि अब पढ़ाई बाद में करना, चाय और पकौड़े गर्म है, बरसात का मौसम है, किताबें बंद करो और पहले ये खा लो, उसके बाद पढ़ लेना। इतना कहकर वो मुस्कुराती हुई मेरे कमरे से निकल गई थी, मगर मुझे उन पर बेहद गुस्सा आ रहा था। कल उन्होंने किया ही मेरे साथ कुछ ऐसा था। मैं अपने मोहल्ले के मामूली से स्कूल में पढ़ता था। इस साल छठी कक्षा में आया था। मुझे भी बाकी बच्चों की तरह नई किताबें चाहिए होती थी, नए जूते, नया बैग, मगर मुझे कभी भी कुछ नया नहीं मिला था। मैं छोटा था और अपने घर का एक ही बेटा था। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि बेटों को बेटियों से ज़्यादा अहमियत दी जाती है। छोटे बच्चों को बड़े बच्चों से ज़्यादा लाड प्यार किया जाता है, मगर मेरे घर में ऐसा नहीं था। मैं 3 साल का था जब मेरे पिताजी की मौत हो गई। पिताजी के मरने के बाद हमारे घर में गरीबी ने जैसे डेरा ही डाल लिया था। हम कोई बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, मगर बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं थे। मेरे पिताजी पेट्रोल पंप पर नौकरी किया करते थे। उनकी कमाई से हमारे घर का गुजारा इतना हो जाता था कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तब मैं 3 साल का था और दीदी 5 साल की थी। मेरी माँ हाउसवाइफ थी, एक सीधी सिंपल औरत जो ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, बस घरेलू से ही थी और मामूली सा जीवन व्यतीत कर रही थी। मेरी माँ में एक कमी थी कि वो विकलांग थी। मेरे पिताजी की उनसे दूसरी शादी हुई थी। मेरे पिताजी की पहली पत्नी की मौत हो गई थी। उनके पास कोई बच्चा नहीं था। वो दूसरी शादी करना चाहते थे, लेकिन उन्हें जब मेरी माँ का रिश्ता मिला तो उन्होंने मेरी माँ को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि एक विकलांग औरत को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। मेरी माँ भले ही विकलांग थी, मगर एक तरफ बैठकर वो काफ़ी सारे काम कर लिया करती थी। फिर मेरी दीदी इस दुनिया में आई और उन्होंने कम उम्र में ही घर के काम करना सीख लिए थे। पिताजी ने अपने सामने ही उनका एडमिशन स्कूल में करवा दिया था। वो पढ़ने भी जाती थी। वो बचपन से ही अपने जिंदगी के खेल खिलौने भूलकर माँ के साथ घरेलू कामों में लग गई थी, लेकिन पढ़ाई भी किया करती थी। और फिर मैंने जन्म लिया और मेरी दीदी को खेलने के लिए एक गुड्डा मिल गया था। दीदी मुझे बचपन से ही बहुत प्यार किया करती थी और हमेशा मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश किया करती थी। फिर धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया और जब मैं 3 साल का हुआ तो हार्ट अटैक की वजह से पिताजी की मौत हो गई। पिताजी के मरने के बाद हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे। मेरे पिताजी इतने अमीर इंसान तो नहीं थे जो एक मामूली सी नौकरी करके भी कुछ सेविंग्स करके रखते। वो सेविंग्स जो आने वाले समय में उनके परिवार के काम आती। पिताजी के जाने के कई सालों बाद तक हमारे घर के हालात बहुत ख़राब रहे थे। माँ पिताजी के मरने के बाद बेसुध हो गई थी, मगर दीदी ने उन्हें संभाल लिया था। दीदी घर के भी सारे काम किया करती थी और माँ से उन्होंने कपड़े सिलना भी सीख लिया था। वो मोहल्ले के लोगों के कपड़े सिला करती थी और साथ ही अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। इस तरह मेरी दीदी बचपन में ही बड़ी और समझदार हो गई, मगर मुझे हमेशा से ही अपनी बहन से नफरत रही थी। इसकी वजह ये थी
कि माँ हमेशा मुझे दीदी के पुराने कपड़े पहनाया करती थी। मैं जब दीदी की उतरन पहनकर गली के बच्चों के साथ खेलने निकलता तो बच्चे मेरी मजाक बनाया करते थे। बचपन में ही मुझे इन सब चीज़ों से उलझन महसूस होने लगी थी। मैं अगर माँ से किसी नए खिलौने की जिद करता तो वो मुझे दीदी का पुराना खिलौना निकाल कर दे देती थी और कहती थी कि बेटा देखो, ये तुम्हारी दीदी का खिलौना है, तुम्हारी दीदी ने इसे कभी खराब नहीं किया, अब तुम इसके साथ खेलो। मगर मुझे तो नया खिलौना चाहिए होता था, लेकिन माँ मुझे डांट देती। मैं रोता तो कभी कभी मेरे गाल पर एक थप्पड़ भी मार देती थी और कहती कि खामोश हो जाओ, जिद मत किया करो। मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ, तब भी मेरे साथ यही हुआ। दीदी की पुरानी किताबों से ही मैं पढ़ाई करता था। दीदी की पुरानी यूनिफॉर्म से मेरी यूनिफॉर्म बना दी जाती थी, उसी को पहनकर मैं स्कूल जाता था। माँ हमेशा दीदी को मेरी लाडली बेटी कहकर पुकारती थी, लेकिन मुझे प्रताप ही कहती थी। दीदी ने मुझे प्यार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरी दीदी हमेशा कोशिश करती थी कि वो मेरी ख्वाहिश पूरी कर सके। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, घर के काम के साथ साथ उसने सिलाई का काम भी बढ़ा लिया था और गली के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगी थी। वो ज्यादा पैसे तो नहीं देते थे, मगर इतने पैसे दे दिया करते थे कि मेरी दीदी अपनी और मेरी स्कूल की फीस जमा कर दिया करती थी। लेकिन वो सब बचपन की बात थी। अब मैं बड़ा हो गया था। अब मुझे ये सब कुछ बुरा लगने लगा था। मैं अब पुरानी चीज़ों पर अपनी ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहता था। लेकिन दीदी भी माँ की तरह ही बोलती थी और कहती थी कि नया कोर्स खरीदने की क्या ज़रूरत है। मैंने अपनी सारी किताबें संभाल कर रखी हुई हैं। तुम मेरी किताबों से पढ़ाई कर लो। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता था। स्कूल में मौजूद मेरे दोस्त मेरी मजाक बनाने लगे थे। उन सब की कोरी किताबें होती थी और मैं पुरानी किताबें लेकर जाता था। हालांकि मेरी दीदी की पुरानी किताबें भी बिल्कुल नई किताबों की तरह होती थी, मगर उन पर पहले से ही दीदी का नाम मौजूद होता था, जिसको काटकर मैं अपना नाम डाल देता था, जिससे मेरे दोस्त समझ जाते थे कि मैं फिर अपनी दीदी की किताबें लेकर स्कूल में आ गया हूँ। और उस दिन तो हद ही हो गई, जब होली के मौके पर मुझे अपने स्कूल में होली के फंक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए जाना था। हम सभी बच्चों को कुर्ता पजामा पहनकर स्कूल जाना था। मेरे साथ के सभी बच्चे बाजार से रेडीमेड कुर्ता पजामा खरीद कर लाए थे। किसी के कुर्ते पर कढ़ाई थी तो किसी का कुर्ता रंगीन था, मगर मैं निराश था। मेरे पास तो कुर्ता पजामा था ही नहीं। मैंने माँ से कहा कि माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं बाजार से जाकर अपने लिए कुर्ता पजामा लेकर आऊँगा। स्कूल में होली है, वो पहनना है मुझे। तभी दीदी बोल पड़ी और कहने लगी कि बस इतनी सी बात है, मैं अपने भाई की ख्वाहिश अभी पूरी किए देती हूँ। मेरा एक वाइट कलर का सूट रखा हुआ है, मैं तुम्हारे साइज का कुर्ता पजामा कर देती हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था और मैंने दीदी से इनकार कर दिया था कि मैं अब आपके कपड़ों से बने हुए कपड़े नहीं पहनूंगा, मुझे नया कुर्ता पजामा ही चाहिए। मैंने जिद बांध ली थी। तब मुझे माँ ने प्यार से समझाया, देखो बेटा, तुम्हारी बहन बहुत मेहनत करती है, तब जाकर इस घर का गुजारा होता है। तुम्हारी बहन हर तरह से पैसों की बचत करती है। बाजार से तुम्हारा कुर्ता काफ़ी महंगा आएगा और यहाँ तुम्हारी बहन फ्री में उसे तैयार कर देगी, जिसमें तुम अच्छे भी लगोगे। देखो, तुम्हारी दीदी ने तुम्हारे लिए होली के रंग भी खरीदे हैं, तुम कल इन्हें स्कूल लेकर जाना और खूब एंजॉय करना। मैंने कहा, बचत बचत बचत, इस घर में बचत के नाम पर हमेशा मेरे साथ अन्याय होता आया है। दीदी को तो हर चीज़ नई दी जाती है और माँ, आप मुझे हर बार बचत का पाठ पढ़ा देती हो। मैं अब आप लोगों की एक नहीं सुनूंगा। मैं उस दिन बहुत रोया था और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अगले दिन स्कूल होली फंक्शन में नहीं जाऊंगा। लेकिन जब मैं सोकर उठा तो मैंने देखा कि मेरे बिस्तर पर नया कुर्ता पजामा मौजूद था और ढेर सारे होली कलर्स भी थे। मैं बहुत खुश हो गया था और फिर स्कूल चला गया था। मैं जानता था कि ये सब कुछ मेरी दीदी ने किया है। मुझे चाहिए कि उनसे थैंक यू बोलना चाहिए था, मगर मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ की रुकावट भी तो उनकी वजह से ही आती है। इसलिए मैंने इस बात को नज़र इसलिए मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था और फिर स्कूल चला गया था। वक्त गुजरता रहा। हम दोनों भाई बहन बड़े होते गए। दीदी अब काफ़ी हद तक जवान हो गई थी। मोहल्ले की काफ़ी सारी औरतें आती थी माँ के पास उनका रिश्ता लेकर, लेकिन दीदी खुद ही इनकार कर देती थी और कहती थी कि नहीं, अभी मुझे शादी नहीं करनी, पहले मैं अपने भाई को खूब पढ़ाना चाहती हूँ। ये पढ़ लिख जाए, इसकी नौकरी लग जाए, इस घर में कोई कमाने वाला हो जाएगा, तब जाकर मुझे सुकून मिलेगा।
मैं अपने भाई और माँ को इस तरह गरीबी में छोड़कर नहीं जा सकती। माँ उनको बहुत समझाती थी और कहती थी कि देखो शीतल बेटी, पहले ही तुम हम लोगों के लिए काफ़ी कुछ कर चुकी हो, तुम शादी कर लो। प्रताप का क्या है, प्रताप पढ़ाई भी करता रहेगा और नौकरी भी करता रहेगा, तुम फिक्र मत करो, हम लोगों का गुजारा तो जैसे तैसे ही हो जाएगा। जवान बेटी को घर बिठाकर मैं अपने आप को पापी नहीं बनाना चाहती। दीदी उनको तसल्ली देती थी और उनको कहती थी कि माँ, आप अपने आप को दोष मत दो, मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं करना चाहती हूँ। दीदी भले ही कितनी अच्छी थी, लेकिन मुझे एक आंख नहीं भाती थी। और फिर जैसा वो चाहती थी कि मैं जवान हो जाऊं, मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, तो ऐसा भी हो गया था। नौकरी पर लग गया था, लेकिन मेरी माँ ने इस चीज़ का भी गलत फ़ायदा उठाया था। मेरी नौकरी लगे अभी पहले महीना ही हुआ था जब मेरी 1 महीने की सैलरी आई और माँ ने ऐलान कर दिया कि मैंने शीतल की शादी करने का फैसला कर लिया है। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैंने कहा माँ, आप होश में तो है ना, इतनी जल्दी? माँ ने कहा कि हाँ बेटा, तुम्हारी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़के के परिवार में सिर्फ उसकी माँ है, उन्होंने हमारी शीतल को पसंद कर लिया है और वो जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। बेटा, अब तुम कमाने लायक हो गए हो, तुम्हारी बहन के साथ की सभी लड़कियों की शादी हो गई है, अब मैं उसको और घर में नहीं बिठा सकती। वैसे भी उसने हमारे लिए सारी जिंदगी मेहनत ही की है और सबसे ज़्यादा तो उसने तुम्हारे बारे में सोचा है। अब तुम्हें अपनी बहन की शादी करके अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो जाना है बेटा। माँ की बात पर मुझे बेहद गुस्सा आया था कि इतनी मेरी सैलरी नहीं है जितना खर्च उन्होंने मेरे सर पर डाल दिया है। आखिर मुझे 1 महीने की कमाई में मिला ही क्या था, 20,000 रुपये। इतने पैसों में भला शादी का खर्चा कैसे निकल जाएगा? मैंने माँ को समझाया था, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और दीदी की शादी को अंजाम दे दिया। दीदी को हमने दान दहेज नहीं दिया था, बस उनके ससुराल के कुछ लोगों को बुलाकर शादी की रस्में की और बारात में आए मेहमानों को खाना खिला दिया था। मैं दीदी की शादी होने पर एक तरह से खुश भी था कि चलो इस घर से मेरी खुशियों को खाने वाला कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल रहा है। लेकिन अगले दिन जब मैं सोकर उठा तो घर में एक अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। मुझे जगे हुए 1 घंटा गुजर गया था, अभी तक मुझे नाश्ता नहीं मिला था। मेरी दीदी जो सवेरे मेरी आंख खुलते ही नाश्ता मेरे बिस्तर पर ले आती थी, अब किचन पूरा खाली पड़ा हुआ था, वहाँ खाने का भी कुछ नहीं था। माँ वो भी उदास थी। मैं माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मुझे नाश्ता मिलेगा आज या नहीं? माँ ने कहा कि बेटा, तुम तो जानते हो कि तुम्हारी बहन की शादी हो गई है और तुम्हारी बहन ने 7 साल की उम्र से ही घर के सारे काम खुद किए हैं। मैं तो बस बैठी रहती हूँ और पूजा पाठ में मगन रहती हूँ। मुझसे तो कोई काम नहीं होगा। तुम अपने और मेरे दोनों के लिए नाश्ता बना लो या फिर बाजार से ले आओ। मैं भी तुम्हारे इंतजार में कब से भूखी बैठी हूँ। उन्होंने मेरे हाथों पर अपने हाथ रखकर कहा कि बेटा, यही वजह थी जो तुम्हारी बहन शादी नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर उसने शादी की और शादी करने के बाद वो इस घर से चली गई तो हम लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। देखो प्रताप, तुम उसके भाई नहीं बल्कि उसके पिता की जगह भी हो, तुम उसका हमेशा ख्याल रखना। तुम अपनी बहन की ससुराल आते जाते रहना। उसने अपना बचपन इस घर के कामकाज में गुजार दिया, अपनी बहन को कभी न भूलना। मैंने कहा माँ, मैं बाजार से नाश्ता लेकर आता हूँ और दीदी बस अपनी ससुराल में बस जाएं, उन्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। लड़की अपनी ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। रही घर के कामकाज की बात, तो हम 2 लोग हैं, मैं खाना बाजार से ले आया करूँगा। इतना कहकर मैं घर से निकल गया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा, हम बाजार का खाना खाते रहे। घर की साफ सफाई में भी अब वो मज़ा नहीं रहा था जो दीदी किया करती थी। माँ से जितना काम होता वो कर लेती थी। मुझे लगा था कि दीदी अपनी ससुराल जाने के बाद अब कभी यहाँ नहीं आएंगी, लेकिन उसने तो शादी के 2 महीने बाद ही हमारे घर आना शुरू कर दिया था। वो हमारे घर आकर हमारे सारे कपड़े धो जाया करती थी, घर की सफाई कर देती थी और लगभग 2 दिन का खाना हमारे लिए बना देती थी। मैंने माँ को कई बार समझाया भी था कि वो दीदी से यहाँ आने को मना किया करें। मैं नहीं चाहता था कि वो दोबारा से हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी दे, मगर माँ थी कि हमेशा से ही अपनी बेटी की साइड लिया करती थी। मेरी नौकरी अच्छी चल रही थी और अब वक्त गुजरने के साथ साथ मैं काफ़ी समझदार भी हो गया था और मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था। वो लड़की बहुत अमीर थी और देखने में बेहद सुंदर थी। दोनों की बातचीत सोशल मीडिया पर हुई थी
और वो मेरे ही शहर की रहने वाली थी। आज मैं उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट जाने वाला था। मैं उसके आने से 10 मिनट पहले ही रेस्टोरेंट में आकर बैठ गया था, जहाँ हल्की आवाज़ में गाने बज रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब वो आई, तो मैं उसे देखता ही रह गया था। वो जितनी सुंदर फ़ोटो में लगती थी, उतनी ही सुंदर हकीकत में भी लग रही थी। मैंने उसके सामने अपनी बातों का जाल ऐसा बिछाया था कि वो मेरी बातों में उलझकर मेरे प्यार में गिर गई थी। ये सब अच्छी निशानी थी, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करती। मेरे हालात बहुत नाजुक थे। जॉब की मामूली सी सैलरी से मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा था। दीदी की शादी भी बहुत गरीब घर में हुई थी। वो भी अपना दुखड़ा माँ को हमेशा सुनाती रहती थी, जिस पर माँ उनको थोड़े-थोड़े पैसे दे दिया करती थी। ये सब मुझे बहुत बुरा लगता था। कई बार मैं माँ पर बरस भी पड़ता था, मगर माँ के आंसू हर बार मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर देते थे। अब तो माँ भी बीमार रहती थी और मेरे हालात भी कुछ ठीक नहीं थे। मेरे ऐसे हालात से कोई भी लड़की मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हो सकती थी। ऐसे में संजना का मुझसे मोहब्बत करना मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो मेरे हालात पर नहीं, बल्कि मेरी पर्सनैलिटी पर फिदा हुई थी। सोशल मीडिया पर मेरे बहुत सारे फोटोज़ अपलोड थे। मैं स्मार्ट था और अपनी स्मार्टनेस से मैंने संजना का दिल जीत लिया था। पहली मुलाकात में ही हम दोनों के बीच अच्छी बातचीत हुई थी। मैंने उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था, तो वो हिचकिचाई, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने उसे फिक्र करते हुए अंदाज में कहा, संजना, तुम्हें यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? मैंने तुम्हें कहा भी था कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाता हूँ। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, अरे क्यों, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी? मेरे पास ड्राइवर है, गाड़ी है, बस मैंने उसको एड्रेस बताया और आ गई। आप इतना परेशान क्यों होते हैं मुझे लेकर? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ। मैं उसकी आंखों में देखते हुए बोला कि तुम मेरे लिए एक मासूम सी बच्ची ही हो, जिनका ख्याल रखने के लिए शायद ऊपर वाले ने मुझे पैदा किया है। अच्छा बताओ, अब क्या खाओगी? आज सब कुछ मेरी तरफ से। वो बोली कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा हवा में उड़ने की। मुझे पता है आपकी अभी जॉब नई है, जो भी खाना है मैं आपको खिलाऊंगी। और हाँ, मैंने पापा से आपके लिए बात कर ली थी। वो थोड़ा नाराज़ हुए थे कि सोशल मीडिया पर किसी से दोस्ती करना और फिर उससे मुलाकात करना ठीक नहीं है, मगर जब मैंने तुम्हारे बारे में उनको बताया तो वो राज़ी हो गए। तुम्हें एक अच्छी नौकरी भी मिलेगी और उनकी बेटी भी। अब बताओ, मैंने ठीक किया? उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर रौनक आ गई थी। मैं उसे देखते हुए बोला कि तुम सच कह रही हो, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन तुम जानती हो ना कि मेरी इतनी एजुकेशन नहीं है, लेकिन दिमाग बहुत है। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बस मुझे थोड़ा सहारा चाहिए। मैंने संजना से झूठ बोला था कि मेरी नौकरी नहीं है। मैं नौकरी करता था, मगर बहुत मामूली सी। संजना के पिता का बहुत बड़ा बिजनेस था। उनकी कंपनी में नौकरी मिल जाना मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात थी। मेरी बात सुनकर संजना मेरे हाथों को थपथपाते हुए बोली कि मैं तुम्हें सहारा दूंगी। बोलो, सगाई करोगे मुझसे? मेरे साथ वो काफ़ी एडवांस थी। मुझे ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। मैंने हाँ कहा तो उसने अचानक अपने पर्स से एक अंगूठी निकाली थी और मुझे पहना दी थी। मैं खामोशी से उसकी हर हरकत को देख रहा था। वो मुझे देखते हुए बोली कि मुझे पता है तुमने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। फिलहाल जब नौकरी लग जाएगी और पैसा कमाना शुरू हो जाओगे, तो सबसे पहले मेरे लिए एक रिंग ले लेना। मुझे ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है। मैं ज़्यादातर खामोशी से काम करना पसंद करती हूँ। लेकिन हाँ, जब शादी करूँगी तब थोड़ा बहुत शोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि घर वालों के भी बहुत अरमान है। तुम बताओ, तुम्हारे घर वाले राज़ी हैं हमारे रिश्ते के लिए? मेरी नज़रों के सामने मेरी माँ और बहन का बेबस चेहरा आ गया था। भला वो मेरे रिश्ते में क्या ही आड़े आती? मैंने सर इनकार में हिला दिया था और उसे देखते हुए बोला कि मेरी माँ बीमार रहती है और वो विकलांग भी है। मेरी बहन अपने घर की है। तुम जानती हो, मैं अपने फैसले अपनी मर्जी से लेता हूँ। मुझे किसी की मर्जी की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने उन लोगों के बिना भी शादी कर ली, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी बात सुनकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। आज के दौर में लड़कियां ऐसी ही लड़कों को पसंद कर रही थी, जिनमें कॉन्फिडेंस मौजूद हो कि वो अपनी मोहब्बत को पूरी दुनिया के सामने बिना डर के लेकर खड़े हो जाएं। काफ़ी देर तक हम दोनों रेस्टोरेंट में बैठे बातचीत करते रहे थे और फिर संजना की एक ज़रूरी मीटिंग थी, जिसकी वजह से वो ऑफिस चली गई थी और मैं घर के लिए निकल गया था। बाइक पर बैठे हुए मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। उसने कल मुझे अपने ऑफिस जाने के लिए बोला था। क्या मेरी इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी होगी
जहाँ कि मैं सिर्फ सपने देख सकता था। अब तो मेरी जिंदगी ही बदल जाएगी। मुझे कभी कभी विश्वास नहीं आता था कि इतनी आसानी से मुझे एक ऐसी लड़की कैसे मिल सकती है जिसके पास इतना सब कुछ हो। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे फंसा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। फंसाया मैंने उसे था, उसने मुझे नहीं। मैं घर में दाखिल हुआ। मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक माँ आंगन में ही बैठी हुई खांस रही थी। उनकी खांसी ने मेरा सर दर्द कर दिया था। न जाने उनके साथ क्या प्रॉब्लम थी। कई बार डॉक्टर के पास भी लेकर गया था। डॉक्टर टेस्ट का बोलते थे और माँ साफ इनकार कर देती थी। अब मुझे उनसे भी उलझन महसूस होने लगी थी। मैं कुछ कहता, इससे पहले माँ मुझे देखते हुए बोली, बेटा, तुम्हारी दीदी आई थी शीतल, बहुत परेशान है। बता रही थी कि उसे तुमसे मुलाकात करके कुछ बताना है। तुम एक काम करो, तुम इस समय फ्री हो तो उसके पास चले जाओ। थोड़ी देर बैठकर उससे बातें करके आओ। उसके ससुराल वाले बड़े जालिम लोग हैं। भाई तो बहनों का मान होते हैं। जाओ, तुम अपनी बहन के सर पर हाथ रख कर आओ। उसको पिता की तरह फील करवाओ। ऊपर वाला तुम्हें बहुत देगा। माँ की बात सुनकर मेरे माथे पर अनगिनत बल पड़ गए थे। मैंने कहा, माँ, मैं पिता के फर्ज से कब का फ्री हो चुका हूँ। आपकी बेटी को कोई और काम नहीं है? अरे वो अपनी ससुराल में खामोशी से रहे ना। और मैं आपसे कह देता हूँ कि मुझे और जिम्मेदारियों में मत दबाइए। उनको बोलिए कि अपना घर खुद बसाएं। बेवजह यहाँ पर आकर अपने ससुराल वालों की बुराइयां नहीं किया करें। अगर वो सब यही करती रहीं तो कभी अपना घर नहीं बसा पाएंगी। माँ, ये बात उनके दिमाग में बैठा देना। मैं बार बार उनका घर नहीं जोड़ सकता। एक बार उनकी जिम्मेदारी सर से उतार दी है, अब मैं कोई और जिम्मेदारी बर्दाश्त नहीं करूँगा। उनको बोलो कि अपने पति की सेवा करें, अपनी सास के साथ खुश रहा करें, घर वालों का कहना माने, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आइंदा के बाद आप मुझसे ये नहीं कहेंगी कि पिता के फर्ज को अदा करो। जो करना था मैं कर चुका हूँ। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया था। हर समय यही इस घर में सुनने को मिलता था। दीदी की शादी अजीब घर में हुई थी। वो लोग गरीब भी थे और बेवजह के बदमाश भी। लेकिन अब शादी हो चुकी थी तो उसको निभाना मेरी बहन की जिम्मेदारी थी। अब हम कब तक उसका सहारा बनते? एक न एक दिन तो बेटी को विदा करना ही पड़ता है। दीदी को चाहिए था कि वो अपने पाँव पर खुद खड़ी होकर अपना आप संभाले, लेकिन मैं जानता नहीं था मेरी सोच कितनी खराब है। उधर दीदी के साथ उनके ससुराल में बहुत जुल्म हो रहा था। मैं तो उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। वो घर पर भी आती थी तब भी मैं उनसे कोई बात नहीं करता था। रात के समय जब मैं अपने कमरे से बाहर आया तो माँ अभी भी खांस रही थी। न जाने क्यों मुझे अक्सर उनकी खांसी परेशानी में डाल देती थी। वो मेरी माँ थी, मेरा फर्ज बनता था उनका ख्याल रखना। भले ही मैं दीदी से अब कोई संबंध नहीं रखना चाहता था, लेकिन माँ तो मेरी ही जिम्मेदारी थी। इस औरत ने मुझे जन्म दिया था। मैं उनके करीब बैठ गया था और नरमी से बोला कि माँ, मैं अभी पैसे लेने के लिए जा रहा हूँ। आपका इलाज अच्छे अस्पताल में हो जाएगा, क्योंकि अगर परेशानी बढ़ गई तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। माँ कहने लगी कि बेटा, जो पैसा तुम मुझ पर लगाना चाहते हो, वो पैसे मेरी बेटी को दे दो। मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। वो ठीक नहीं है। उसका पति उसे उसके मायके से पैसे लाने का कहता है और वो ऐसा नहीं करती तो उसे पीटता है। दहेज ना देने पर उसे ताने देता है। वो लोग उसे परेशान करके उसको खत्म कर रहे हैं। एक बार तुम उसके घर चले जाओ, बैठकर बात करोगे तो उसका थोड़ा भरम होगा। उन लोगों को लगता है कि तुम्हारी बहन के आगे पीछे कोई नहीं है। मैं तो वहां नहीं जा सकती, लेकिन तुम तो जा सकते हो ना। तुम तो सब कुछ ठीक कर सकते हो। जब भाई मौजूद है तो फिर ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं? माँ की बात सुनकर मुझे फिर से बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा, आखिर आपके साथ प्रॉब्लम क्या है माँ? मैं आपसे आपकी बीमारी की परेशानी डिस्कस कर रहा हूँ और आप बैठकर अभी भी अपनी बेटी का मामला डिस्कस कर रही हैं। देखिए, ये उनकी अपनी जिंदगी है। उनका पति मारे या पीटे, ये उन दोनों का आपसी मामला है। मैं बीच में इंटरफेयर करके शर्मिंदा नहीं होना चाहता। माँ कहने लगी, तो फिर ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। मैं खांस खांस कर मर जाऊंगी। तुम भूल गए हो कि तुम्हारी बहन ने बचपन से लेकर जवान होने तक हमारे लिए कितना कुछ किया। वो तो शादी भी नहीं करना चाहती थी। मैं ही उसकी शादी करवाने की जिद पर अड़ी हुई थी। मगर मुझे क्या पता था कि शादी के बाद भी मेरी बेटी को सुकून नहीं मिलेगा। काश तुम्हारे पिता आज जिंदा होते तो मेरी बेटी इस तरह परेशान ना हो रही होती। मेरा गुस्सा अब और भी बढ़ने लगा था। मैं अब उन्हें क्या बोलता? उन्हें बेटे की खुशी प्यारी ही नहीं थी। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट, आंखों की चमक उन्हें कभी नजर ही नहीं आती थी। अगर कुछ नजर आता था
तो सिर्फ अपनी बेटी की तकलीफ़ें। मैं ये नहीं कहता था कि उनके साथ अच्छा हो रहा है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती थी। एक औरत के हाथ में ही होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर और खुशनुमा बनाए। मर्द तो होता ही बाहर का है। फिलहाल मैं उठा और अपने दोस्त की तरफ चला गया था। मैंने संजना की दी हुई अंगूठी अपने दोस्त के साथ सुनार की दुकान पर जाकर बेच दी थी, जिसके मुझे लगभग 2 लाख रुपए मिले थे। वो सोने और हीरे की महंगी अंगूठी थी। मैं खुश था कि आज के बाद इसी तरह के महंगे महंगे गिफ्ट मेरे पास हुआ करेंगे। इस बात का मुझे अंदाज़ा था कि ये खबर संजना को नहीं मिलेगी कि मैंने उसे दी हुई अंगूठी बेच दी है। मैंने फैसला कर लिया था कि ये पैसे मैं शादी से कुछ समय पहले खर्च करूंगा। अभी मैं यही सोच रहा था जब मेरा मोबाइल बज उठा था। मैंने मोबाइल निकाल कर देखा तो विजय जी का फ़ोन आ रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि हमारे घर के बराबर वाले किराना स्टोर के मालिक थे। मैंने फ़ौरन कॉल रिसीव कर ली थी। जब उनकी तरफ से घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी, प्रताप, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। मैं और मेरा बेटा उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं। तुम भी सरकारी अस्पताल पहुँच जाओ। उनकी बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी। वो मेरी माँ थी। हम दोनों के बीच लाख नाराज़गी सही, लेकिन मैं अपनी माँ से जुदा नहीं होना चाहता था। मैं जल्दी से अस्पताल पहुँचा था। मेरी दीदी भी दरवाजे पर ही नज़र आ गई थी, मगर मैं उन्हें नज़रअंदाज करते हुए सीधा विजय जी के पास गया था, जो एक तरफ खड़े हुए देखते ही फ़ौरन आगे आ गए थे। मैं उन्हें देखते हुए परेशानी से बोला, क्या हुआ है माँ को? सब ठीक तो है? वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, देखो प्रताप, तुम्हें हौसला करना है। मैं और तुम कुछ नहीं कर सकते। उनकी बात सुनकर मैं बोला, क्या मतलब है आपकी बातों का? मेरी माँ कैसी है? मैं अभी कुछ कहता इससे पहले ही शीतल दीदी रोते हुए मेरे गले से लग गई थी। उनका रोना मेरी समझ से बाहर था। मैंने उनको खुद से दूर किया था और उन्हें देखते हुए बोला, मेरे साथ चिपकने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये बताओ माँ कहाँ पर हैं और कैसी हैं? वो रोते हुए बोली, माँ नहीं रही प्रताप। यहाँ पहुँचते पहुँचते ही उनकी सांसें बंद हो गईं और उनको हार्ट अटैक हुआ था। दीदी की बात सुनकर मैं ऐसा हो गया था जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। मैं ज़मीन पर गिर गया था और रोते हुए कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसे मुमकिन था? माँ कैसे जा सकती थी? अभी थोड़ी देर पहले ही तो हम दोनों माँ बेटे बैठे हुए बातें कर रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे ही तो गुजरे थे। मैं अपना सर पकड़कर रो रहा था। मुझे अपनी माँ से बहुत लगाव था। दीदी मुझे रोता हुआ देखकर एक बार फिर से मुझे थाम कर बोली, हौसला करो प्रताप। मैंने दीदी को जोर से धकेल दिया था और उन्हें देखते हुए बोला कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हर रोज़ तुम माँ के पास आकर बैठ जाती थी और अपना रोना रोती रहती थी। तुम्हारी ही तकलीफ लेकर वो इस दुनिया से चली गई। कई बार मैंने आपको बंद शब्दों में समझाया था कि माँ बीमार रहती है, उनके सामने बैठकर अपने दुख जाहिर मत किया करो। मैं भी तो बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करता हूँ, लेकिन मैं तो कभी माँ को कुछ नहीं बताता था, सिर्फ ये सोचकर कि वो बीमार हैं और मेरी तकलीफ़ सुनकर और बीमार हो जाएंगी। मगर तुम बेटी होकर भी नहीं समझी। आज देखो हमारी माँ कहाँ पर है। अभी जब मैं घर से निकल रहा था, तब वो मुझसे यही बोल रही थी कि तुम्हारी बहन खुश नहीं है, उसका पति उसे मारता पीटता है। अब इसमें मेरी माँ का क्या कसूर था, जो तुम उनके सामने बैठकर ये बकवास करती थी? तुम्हारे इस पागलपन की वजह से आज हमारी माँ हमारे बीच नहीं रही। हम दोनों अनाथ हो गए हैं। न पिता है और न माँ है। सब तुम्हारी वजह से हुआ। ये कहकर मैं एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगा था। मुझे अब सब कुछ बुरा लग रहा था। इंसान को अपने रिश्तों की कदर तब होती है जब उसके पास वो रिश्ते नहीं बचते, और मुझे सच में बहुत रोना आ रहा था। कुछ नहीं बोली, दीदी कुछ नहीं बोली, बस रोए जा रही थी। डॉक्टर ने डेड बॉडी मेरे हवाले कर दी थी। माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। मैं अभी घर के दरवाजे पर उदास बैठा हुआ था जब एक गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी थी। मैंने सर उठाकर देखा तो गाड़ी से कोई और नहीं बल्कि संजना बाहर आई थी। उसे देखकर मैं हैरान रह गया था। करीब आकर उसने मुझे गले से लगा लिया था और हौसला देते हुए बोली, हिम्मत करो प्रताप, इस तरह हिम्मत नहीं हारते। ऊपर वाला तुम्हें सब्र देगा। मुझे अफसोस है इस बात का, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं कुछ नहीं कर सकती, इस तरह से मत रो। मैं हैरानी से बोला कि तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो अभी तक किसी को खबर भी नहीं दी थी। वो कहने लगी, जिस अस्पताल में तुम थे वहाँ के एमडी मेरे चाचा जी हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारी माँ की मौत हो गई। मैं अपने सारे काम छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे पता है
तुम अपनी माँ से कितना प्यार करते हो। तुम्हारी बहन कैसी है? उनकी कंडीशन ठीक है ना? मैंने कहा उनका तो नाम ही नहीं लेना। ये सब कुछ उनकी वजह से ही हुआ है। उन्होंने मेरी माँ को इतनी तकलीफ दी कि आज वो इस दुनिया से ही चली गई। मैं तो उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैंने उनको कई बार समझाया था कि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स है तुम खुद ही सॉल्व किया करो, लेकिन उन्हें मेरी भाषा समझ ही नहीं आती थी। आज नतीजा देख लो, ना उनके पास माँ बची है और ना ही मेरे पास। अब वो किसको जाकर अपनी तकलीफें बताएंगी? बेटियों को चाहिए कि जब वो अपने घर की हो जाएं, तो वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स अपने तक ही रखा करें। ना ही बेटियां अपना घर बसा सकती हैं। लेकिन मेरी दीदी, उनके दिलो दिमाग पर तो सिर्फ लालच ही सवार रहता है। बचपन से लेकर उन्होंने अब तक अपना ही फायदा किया है और हमेशा मेरा नुकसान। मैं जानता हूँ वो ज़रूर यही चाहती है कि किसी भी तरह हमारा घर बिक जाए और उसके पति को पैसे मिल जाए। इतना कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगा था। संजना मुझे सहारा देते हुए बोली, अच्छा बस ऐसी बातें मत करो। इस समय तुम्हारी दीदी भी तकलीफ में होंगी, उनको भी तुम्हारी ज़रूरत होगी। मैं चिढ़कर बोला, खबरदार जो ये शब्द तुमने अब कहे तो मैं कभी उनके सर पर हाथ नहीं रखूंगा। मैं तो उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और हाँ, तुम भी उनसे नहीं मिलोगी। वो तुम्हारी सोच की जैसी नहीं है। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई थी। कई दिनों तक मेरे खाने पीने का खर्चा संजना ने ही उठाया था। मैंने उसे कई बार मना भी किया था कि रहने दो, मैं कर लूंगा, मगर उसका कहना था कि कोई बात नहीं, तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं छोटी छोटी बातों को लेकर बहस करता, इसलिए जैसा वो कर रही थी मैंने करने दिया था। अब मैं घर में अकेला रह गया था। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मुझे बार बार वो लम्हा याद आ रहा था जब मैं माँ को कहता था कि आप मेरे साथ अस्पताल चलो, और वो हर बात के बदले एक ही बात कहती थी कि तुम अपनी बहन के घर चले जाया करो, उसके सर पर हाथ रखो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। और मैं गुस्से से चिल्लाता था। आसमान को देखते हुए बोला, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा दीदी। वो बचपन था, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तुम्हारी वजह से हमेशा मैंने दुखों का सामना किया है। आज मेरी माँ भी इस दुनिया से तुम्हारी वजह से ही गई है और मैं कुछ नहीं कर पाया। कहने को मैं बहुत लापरवाह था, अपनी माँ की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन मुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए थे और अब संजना मुझ पर शादी का प्रेशर बना रही थी। उसका कहना था कि अब तुम मुझसे शादी कर लो, तुम अकेले हो चुके हो और तुम्हारा अकेला रहना ठीक नहीं है। मेरी अभी तक उसके पेरेंट्स से मुलाकात नहीं हुई थी और ना ही मैंने अभी तक जॉब ज्वाइन की थी। कई बार उसने मुझे जॉब के लिए बुलाया भी था, लेकिन मेरा दिल अंदर से मर चुका था। मेरा दिल चाहता था कि कभी मैं अपनी बहन से मुलाकात करूं, उससे पूछूं क्या हुआ है, माँ तुम्हारे बारे में ऐसी बातें क्यों करती थी। लेकिन मुझे उनसे नफरत भी महसूस हो रही थी। आज रोज जैसा ही दिन था। मैं अपने कमरे में चुपचाप लेटा माँ की तस्वीर देख रहा था जब घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैं समझा मेरा कोई दोस्त आया होगा, इसलिए बिना हुलिया ठीक किए दरवाजे के पास आ गया था। दरवाज़ा खोला तो सामने कोई और नहीं, संजना के पापा और उसके भाई खड़े हुए थे। मैंने जल्दी से अपनी शर्ट का कॉलर ठीक किया और उन्हें नमस्ते किया। संजना अंदर दाखिल होते हुए कहने लगी, पापा और भैया तुमसे मिलना चाहते थे, इसीलिए मैं उन्हें लेकर आई हूँ। मैं धीरे से बोला, कम से कम मुझे एक मैसेज तो कर देती, घर पूरा बिखरा पड़ा है, मैं कहाँ बैठाऊंगा इन लोगों को। संजना कहने लगी कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे बैकग्राउंड को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए परेशान मत हो। उसके भाई ने फ्रेंडली बिहेव करते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा था। मैंने गे मैं गहरी सांस भरकर उन्हें हॉल में रखे हुए सोफे पर बैठा चुका था। उसके पापा मुझे देखते हुए बोले, जिंदगी में सिर्फ ये एक घर ही हासिल किया है, क्या इसके अलावा कुछ और भी है? कोई बिजनेस या तुम्हारे पिता का कारोबार कुछ नहीं है क्या? मैंने सर नामे हिला दिया था। अभी मेरा इरादा इन बातों का नहीं था, बस संजना की वजह से मैं खामोश था। उसका भाई मुझे देखते हुए बोला, तुमने आखिर हमारी बहन पर ऐसा क्या जादू किया है जो तुम्हारे अलावा उसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा? उसके लिए डॉक्टर का रिश्ता आया था, वकील का रिश्ता आया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये सिर्फ तुम्हें ही अहमियत दे रही है। ऐसा हुआ क्या है तुम दोनों के बीच? उसके भाई के सवालों में शक का असर साफ नजर आ रहा था। मैंने संजना पर नजर डाली थी और नरमी से बोला, जब आप किसी लड़की को मोहब्बत देते हैं, उसको प्यार करते हैं, तो वो लड़की आपकी जगह किसी और को अहमियत नहीं देती। मुझे संजना से मोहब्बत है, इसीलिए नहीं कि वो अमीर है, बल्कि इसीलिए कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अपनी ज़िंदगी में कभी मैंने किसी लड़की को शामिल नहीं किया,
कोई मुझे आज तक पसंद ही नहीं आई, लेकिन जब से संजना को देखा है, उसके अलावा मुझे कोई अच्छा ही नहीं लगता। जो मोहब्बत मुझे संजना से है, शायद ही कभी किसी और से हुई हो। मेरी बात सुनकर उसके पापा कहने लगे कि मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहता था। ऊपर वाले का दिया मेरे पास सब कुछ है, बिजनेस है, पैसा है, गाड़ियां हैं, घर है, लेकिन मोहब्बत करने वाले लोगों की कमी है। आज के दौर में पैसा आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन मोहब्बत करने वाला इंसान नहीं मिलता। मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी की बात करने आया हूँ। संजना तुमसे शादी करने का फैसला कर चुकी है और मैं अपनी बेटी का हर फैसला मानता हूँ। इसीलिए मैंने तय किया है, तुम और संजना सादगी से शादी कर लो और जब तुम फाइनेंशियली सेटल हो जाओ, तब हम लोग धूमधाम से शादी के फंक्शन को दोबारा करेंगे। तुम्हारे लिए मैंने अलग एक अपार्टमेंट लिया है, तुम वहाँ संजना के साथ रह सकते हो। मैं जानता हूँ तुम ससुराल में कभी नहीं रहोगे और हाँ, तुम्हारे लिए अच्छी पोस्ट भी निकाली है, तुम आकर नौकरी भी ज्वाइन कर सकते हो। मैंने अब संजना की तरफ देखा था, जिसके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कुराहट खिल रही थी। मेरा इरादा अभी शादी करने का नहीं था, मैं अभी सिर्फ अकेला रहना चाहता था, लेकिन उसकी खुशी की खातिर मैं राजी हो गया था और अगले 2 दिन के बाद मैंने कंपनी में भी विजिट किया था। उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छी नौकरी निकाली थी, जिससे मैं कमा भी सकता था और जिंदगी को सुकून के साथ जी भी सकता था। जो अपार्टमेंट उन्होंने हमें दिया था, वो भी बहुत आलीशान बना हुआ था। मैंने दिल में सुकून का सांस लिया था कि सब्र का नतीजा अच्छा निकला। शादी उन लोगों के कहने के बिल्कुल ठीक मुताबिक सिंपल तरीके से हुई थी। मेरा एक लम्हे के लिए दिल किया था कि मैं अपनी शादी में अपनी बहन को शामिल ज़रूर करूं, लेकिन मेरे दिल ने फ़ौरन इनकार कर दिया था कि कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे इंसान को अपनी खुशी में शामिल करने की, जो सिर्फ मेरी खुशियों को देखकर जले और उसके दिल में मेरे लिए कोई एहसास न हो। मगर कहते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग का फितूर होता है। जिस इंसान को आप पसंद नहीं करते हो, उसके लिए आपके दिल में ऐसी ही फीलिंग्स आती हैं। शादी के समय मुझे मेरी माँ बहुत याद आई थी। उन्हें मेरी शादी की बहुत चाहत थी। शादी होने के बाद मैं और मेरी पत्नी अपार्टमेंट में ही शिफ्ट हो गए थे। वहाँ मैंने उसका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया था और वक्त अब इसी तरह से गुजरता जा रहा था। माँ के जाने के बाद मेरे दिल से लालच अब खत्म हो गया था और सिर्फ मेहनत का जज्बा था। जो नौकरी उसके पिता ने मुझे दी थी, उस नौकरी में मैं बेहद मेहनत कर रहा था। मेरी पत्नी अक्सर मुझसे कहती थी कि इतना ज़्यादा काम को सवार मत करो, ये सब तुम्हारा ही है। मगर मैं हमेशा खामोश हो जाता था। ये सब कुछ उसका था, लेकिन मुझे अपना भी बनाना था। समय तेजी से गुजर रहा था और हमारी शादी को पूरे 6 महीने गुजर गए थे। इस बीच मैंने काफ़ी पैसा इकट्ठा कर लिया था। अब मेरा इरादा अपनी शादी का फंक्शन धूमधाम से करने का था। शादी के फंक्शन के इनविटेशन कार्ड छप चुके थे। ऑफिस के कुछ लोगों को भी बुलाया गया था और सारे रिश्तेदारों को भी, और बाकी मैंने अपनी पत्नी पर छोड़ दिया था। तुम जिसे बुलाना चाहती हो बुला लो। जिस समय मैं मेहमानों की लिस्ट बना रहा था, उस समय मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी दीदी याद आई थी, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया था। वो इतनी अमीर नहीं थी कि मेरे ससुराल वालों के सामने आती। बेवजह वो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और कहीं ना कहीं मुझे गुस्सा आएगा। इन 6 महीनों के बीच एक अच्छी चीज़ ये हुई थी कि मेरा दिल शीतल दीदी से साफ होने लगा था। मैंने पुरानी दुश्मनी भुला दी थी। मैं अब हकीकत की ज़िंदगी में सांस लेना चाहता था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और आज वो दिन भी आ गया था जब मेरे घर में चहल पहल हो रही थी। सब अपनी अपनी तैयारियों में बिजी थे, जबकि मेरा दिल कहीं न कहीं दीदी में अटका हुआ था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उनको बुला लूं, उन्हें अच्छे कपड़े दिलाऊं, उन्हें अपने साथ बिठाऊं, लेकिन मैं मजबूर था। अभी फ़िलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। मैं अभी सैलून से घर आया ही था, जब दरवाजे के पास एक औरत बैठी हुई मुझे नज़र आई थी। काफ़ी पुराने कपड़ों में थी, साड़ी भी कई जगह से फटी हुई थी। मेरा दिल अजीब-सा हो गया था। मैंने जानबूझकर ड्राइवर से गाड़ी रुकवाई थी और खुद गाड़ी से उतरा था। उस औरत के करीब जाकर बोला कि यहाँ पर क्यों आई है? ये कोई अनाथालय नहीं है जैसे बैठी हो, जाओ यहाँ से। लेकिन वो कुछ नहीं बोली थी। उसका झुका हुआ सर मुझे अजीब सी उलझन में डाल रहा था। मैंने अपना वॉलेट निकाला और 100 का नोट इस औरत की तरफ बढ़ा दिया था और तेज आवाज में बोला कि आइंदा इस दरवाजे पर मत आना। तुम औरत हो, अपने कपड़े ठीक करो और आज के दौर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इतना कहकर मैं गाड़ी में बैठ गया था और गाड़ी अंदर चली गई थी। इस बात से बेखबर था कि जिस औरत को मैं अभी पैसे देकर आया हूँ वो कौन है। मैं सारे कामों से फ्री हो चुका था। शादी भी बहुत अच्छे तरीके से हो गई थी। अगले दिन जब मैं अपने कमरे में था, तब नौकर ने मुझे आकर एक पुराना सा सूटकेस दिया था और कहा कि सर,
ये आपके लिए आया है। इसके साथ एक लेटर भी है। कोई औरत ये देकर गई है और उसने कहा है कि मैं ये आप तक पहुंचा दूं। और मैडम ने भी आपके लिए एक मैसेज दिया है कि वो पार्लर जा रही हैं। आपको कोई काम हो तो उन्हें कॉल कर लेना। नौकर इतना कहकर वहां से चला गया था और मैं हैरानी से इस सूटकेस को देखने लगा था। कुछ देर तक मैं उसको देखता रहा और फिर इस लेटर को खोला था। उस लेटर में कुछ इस तरह के शब्द लिखे हुए थे। मेरा प्यारा भाई प्रताप, मैं उम्मीद करती हूँ जब ये सूटकेस तुम्हें मिलेगा, मैं तुम्हारे पास कभी मौजूद नहीं होंगी। ये सूटकेस माँ ने मेरे पास अमानत के तौर पर तुम्हारे लिए रखवाया था। तुम्हें लगता था कि मैं माँ के पास सिर्फ और सिर्फ पैसा लेने के लिए आती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे बचत करने के तरीके ने बचपन से लेकर अब तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत भर दी है, मगर मैं हमेशा से तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थी। बचपन से लेकर जवान होने तक मैंने अपनी मेहनत से काफ़ी सारे पैसे कमाए, जिनको ना कभी मैंने तुम्हें दिखाया और ना ही कभी तुम्हें ये जाहिर होने दिया कि मैं रातों को जाग जाग कर सिलाई करती हूँ और अपने सारे पैसे जमा करती हूँ। और मेरे बचत करने का मकसद भी कुछ यही था कि मैं तुम्हारा भविष्य सुधार सकूं। मैंने तुम्हारे लिए लगभग 5 लाख रुपए जमा कर लिए थे, जो हमेशा से मैं सूटकेस में इकट्ठे करती रही थी। मगर जब मेरी शादी हुई तो मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मुझे अपने पति और सास के कितने जुल्मों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे ससुराल वालों को लगता है कि मेरे सर पर पिता का हाथ नहीं है, भाई मुझे समझता नहीं है, मेरी माँ कभी मेरे ससुराल नहीं आती, तो वो लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। वो हमेशा मुझे ब्लैकमेल करते थे कि तुम यहाँ खाली हाथ आई हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें दान दहेज भी नहीं दिया, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई जेवर भी नहीं दिया, तुम अपनी ससुराल जाओ और अपने भाई से और माँ से पैसे लेकर आओ। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारा भला चाहा, तुम्हारे लिए मेहनत मजदूरी की। मैं चाहती तो इन पैसों में से निकालकर अपने घर को, अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपने भाई के लिए जोड़ी गई अमानत को कभी दूसरों पर न्यौछावर करने के बारे में सोचा भी नहीं। मैं चाहती थी कि जब तुम जवान हो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तब ये तुम्हें पैसे एक तोहफे के तौर पर दूं और कहूं कि तुम इन पैसों से अपना कोई कारोबार करो। मैं जानती हूँ कि हमारे पिता की भी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी जिसे बेचकर तुम अपना कारोबार कर सकते। मैं बचपन से ही तुम्हारे बारे में सोचती चली आ रही थी। मैं हमेशा तुम्हें कामयाब देखना चाहती हूँ। मैं अपने दुख दर्द माँ को सुनाया करती थी, तो वो मुझसे कहती थी कि बेटा, तुम अपने जुड़े हुए पैसों में से पैसे लेकर अपने ससुराल वालों का मुंह बंद कर दो, वो तुम पर अत्याचार नहीं करेंगे। मगर मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती थी। जिस दिन माँ की मौत हुई थी, उससे एक दिन पहले माँ ने अपने सारे गहने मुझे दे दिए थे और कहा था कि तुम ये सब अपने भाई को दे देना, इससे भी उसका भविष्य संवर जाएगा और तुम खुद अपनी अमानत लेकर यहाँ से चली जाओ, अपने ससुराल वालों का मुंह बंद कर दो। मैं प्रताप से कहती हूँ कि वो तुम्हारी ससुराल जाए, तुम्हारे सर पर हाथ रखे, मगर वो मेरी बात नहीं सुनता। इस सब में तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है। मैंने कहा कि माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ ने कहा कि ये सब कुछ तुम अमानत के तौर पर अपने पास रखना। मैं जानती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरी सांसें कभी भी बंद हो सकती हैं, इसलिए अपने भाई को ये दे देना। मैंने इसी सूटकेस में माँ के दिए गए गहने रख लिए थे और ये सब कुछ अपने घर ले जाने का इरादा किया, मगर फिर मुझे याद आया कि अगर मैं माँ की ये अमानत अपने ससुराल ले गई तो मेरा पति और सास ये सब कुछ अपने पास रख लेंगे। इसलिए मैंने ये सब कुछ अपनी एक सहेली के घर पर रख दिया था और उससे कहा था कि सही वक्त आने पर मैं तुमसे ये ले लूंगी। अब जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी होने जा रही है, तो सोचा कि तुम्हें इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। माँ के पुराने गहने और मेरे जमा किए हुए पैसे अब तुम्हारे काम आ जाएंगे, इसलिए ये सब तुम्हें देने के लिए आ गई थी। मगर तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम मुझे देखकर गुस्सा हो जाओगे और मैं तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे इस स्पेशल दिन के मौके पर तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहती थी। मगर तुमने तो मुझे भिखारन ही समझ लिया। मैं तुम्हें काफ़ी समय से तलाश कर रही थी, मगर जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो रही है, तब तुम्हारे हिस्से की ये अमानत तुम्हें देने के लिए आ गई। वैसे भी मेरे पति और सास को शक हो गया था कि ज़रूर मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे कुछ कीमती दिया है। वो लोग मुझे रोज़ मारते पीटते हैं और कहते हैं कि अपनी माँ की दी हुई कीमती चीज़ लाकर हमें दो, लेकिन मैं तुम्हारी खुशियों की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैं खुश हूँ। मैं मर भी गई तो कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुमने सच में मुझे नहीं देखा। हमेशा खुश रहो मेरे भाई। और हाँ, एक बात और कहना चाहती हूँ, कभी भी अपने बेटे को ये मत समझाना कि बेटियाँ बोझ होती हैं।
बल्कि बेटे को ये समझाना कि बेटियां सर का ताज होती हैं और जिस घर में बेटियां नहीं होती वहां कुछ भी नहीं होता। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें अपना अंतिम संस्कार करने की इजाज़त नहीं दूंगी। तुम्हारी दीदी शीतल। मैंने तड़पकर इस सूटकेस को खोल कर देखा था तो उसके अंदर माँ के गहने मौजूद थे और वो रुपये भी जिसका जिक्र इस लेटर में दीदी ने किया था। मुझे याद आया कि मैं माँ के मरने के बाद इन गहनों को तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे वो नहीं मिले थे। मुझे यही लगा था कि माँ ने अपने गहने ज़रूर दीदी को दे दिए होंगे, लेकिन ये झूठ था। सारे जेवर उन्होंने मेरे लिए अमानत के तौर पर रखे थे और दीदी ने भी बचपन से लेकर अब तक सिर्फ मेरे भविष्य के बारे में ही सोचा था। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि बेटियां सर का ताज होती हैं, आंखों का मान होती हैं, दिल की ठंडक होती हैं। ये मैंने क्या कर दिया? मेरी माँ जैसी बहन जिसने हमेशा मेरा भला सोचा, मैं हमेशा उससे नफरत करता रहा। जब मेरे घर बेटा और बेटी जन्म लेंगे तो क्या मैं अपने बेटे को ये समझाऊंगा कि तुम्हारी बहन को उसका पति मारे पीटे तो तुम उसे नज़रअंदाज कर देना, उसे बोझ समझकर अपने सर से उतार फेंकना? ये सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगा था। मुझे ये क्या हो गया था? मेरी माँ जो मुझे समझाती थी कि अपनी बहन के सर पर हाथ रखा करो, वो गलत नहीं कहती थी, वो बिल्कुल ठीक कहती थी। मेरी बहन लालची नहीं थी, बल्कि उन्होंने हमेशा मेरी परवाह की थी और मैं कभी उनकी इस परवाह को समझ ही नहीं पाया था। इस सब पर मेरा हक नहीं था। दीदी चाहती तो इन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी ससुराल वालों के लिए और एक सुकून भरी जिंदगी के लिए कर सकती थी। उनका पति उन पर जुल्म करता रहा, फिर भी उन्होंने इस अमानत का ख्याल रखा और अपने ससुराल वालों को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। इस पर मेरा हक नहीं था, मेरी दीदी का ही था। मैं तो आदमी हूँ, कमाकर ये सब कुछ इकट्ठा कर सकता हूँ, लेकिन वो एक औरत है और फिर भी अपने पति से मार खाती रही कि हम उन्हें कुछ नहीं देते थे। जब भी वो अपने पति की मार खाकर उनसे कहकर आती थी कि मैं अपने भाई से कुछ पैसे लेकर आऊंगी और मैं उन्हें कुछ नहीं देता था, वो खाली हाथ चली जाती थी। इसके बावजूद भी मेरी दीदी ने मेरी अमानत पर नज़र तक नहीं डाली। मतलब जिस औरत को मैं 100 का नोट देकर आया था वो औरत मेरी दीदी थी। अचानक ही मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। मैं घर से निकला था और सीधा दीदी के ससुराल पहुंच गया था। आज भी वो लोग वहीं पर रहते थे। मैं जैसे ही उनके घर में दाखिल हुआ तो अगले लम्हे ने मेरे शरीर को हिलाकर रख दिया था। उनका जालिम पति उनको मार रहा था। इस बात के लिए दीदी ने वो सूटकेस मुझ तक कैसे पहुंचा दिया? मैं फौरन से आगे बढ़ा था और उनके पति को दूर कर दिया था और उन्हें देखते हुए बोला, खबरदार, जो तुमने मेरे सामने मेरी बहन को हाथ भी लगाया, तुम समझते क्या हो खुद को कि इसे मारते रहोगे? इसे देखने वाला कोई नहीं होगा। तुम जैसों को मैं एक लम्हे के लिए ज़मीन के अंदर गाड़ दूं। सिर्फ अपनी बहन की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा था, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो। मैं अपनी दीदी को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। 2 वक्त की रोटी और तन पर पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए छत मैं इनको दे सकता हूँ। दीदी की सास मेरे सामने आ गई थी और मुझे बातें सुनाने लगी। कहने लगी, आज बड़ा तुम्हारा दिल तड़प रहा है। माँ की मौत के बाद बहन को दूध से मक्की की तरह निकाल कर फेंक दिया। अब आए हो बहन से मोहब्बत का दिखावा करने के लिए। मैंने पलटकर दीदी को देखा था। वो सर झुकाकर रो रही थी। उनके चेहरे पर नील के निशान थे। उनकी साड़ी फटी हुई थी। मैंने जल्दी से उन्हें गले लगाया था और हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी थी। दीदी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। आपने एक बहन होकर भी मेरे साथ माँ और पिता दोनों जैसा व्यवहार किया, लेकिन मैं भाई होकर भी आपके साथ पिता तो दूर की बात, भाई होने का फ़र्ज़ भी नहीं निभा सका। मैंने तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई, जबकि तुम हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखती रहीं। बहनों की शादी कर देने का मतलब उनको विदा करना नहीं होता, बल्कि उसके बाद उनकी देखभाल करना, उनकी खैर खबर लेते रहना, ये भाइयों का फ़र्ज़ होता है। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आपको अब अकेलापन महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका भाई आपके साथ है। मैं अपनी बहन को अपने साथ ले आया था। उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी, इसलिए मैंने दीदी से उनके दरिंदे पति को अलग कर दिया था और उन दोनों की तलाक करवा दी थी और उनको अपने साथ रखने लगा था। संजना को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। वो एक पढ़ी लिखी और बहुत समझदार लड़की थी और मेरी बहन बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े वाली नहीं थी। वक्त गुजरने लगा था। मैंने जल्द ही दीदी की शादी एक पढ़े लिखे अमीर लड़के के साथ कर दी थी। उन लोगों ने मेरी दीदी को राजकुमारी बनाकर रखा हुआ है। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी बहन बेटियों की शादी पढ़े लिखे लोगों में करें। अगर पढ़े लिखे ना हों तो कम से कम इतना ज़रूर देखें कि वो इंसान है या नहीं। उनके घरों में महिलाओं की क्या इज्जत और मुकाम है।
मेरी दीदी अपनी ससुराल में आज बहुत खुश हैं। उनको खुश देखकर मुझे सुकून मिलता है और मैं छोटा होकर भी बड़े मान के साथ अपनी दीदी का ख्याल रखता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।